वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? जरा सोचिए यार, आपका नाम लकी है लेकिन आप जहां भी जाते हो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। मतलब कर्म करने जाते हो और कांड हो जाता है। ठीक ऐसे हमारे हीरो लकी के साथ होता है। जहां उसके कदम जाते वहां पे अनहोनी घट जाती है। और ये कम नहीं था कि अचानक में उसको मरे हुए इंसानों की आत्माएं भी नजर आ जाती है। वो आत्माओं से बात तक कर पा रहा होता है। तो सोचे बेचारे लकी के क्या हाल होंगे। लेकिन आत्माओं का लकी को दिखाई देना कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही बड़े राज छुपे हुए हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। इस मूवी में इमोशन है, लव है, कॉमेडी है और हर वो चीज है जो आपको इस मूवी में मजा दिलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को जिसका नाम है जीएसटी। तो कहानी की शुरुआत रमेश नाम के आदमी से होती है जो काफी डरा सहमा बाइक से घर की ओर जा रहा होता है। उसके घबराए होने का कारण है उसके पीछे एक कार फुल स्पीड पे पड़ी हुई है जिसमें सवार लोग रमेश को मारना चाह रहे हैं। रमेश बचकर निकलने की कोशिश करता है लेकिन कार में जो लोग होते हैं ना, वो रमेश की बाइक को टक्कर मार देते हैं। इससे रमेश सीधे पत्थर पे गिर जाता है और मौके पर ही बेचारे की मौत हो जाती है। इसके बाद वो लोग रमेश के पास से उसका मोबाइल और बैग से एक खास तरह की पेन ड्राइव निकाल लेते हैं। यही दोनों चीज के लिए वो रमेश का पीछा कर रहे थे। लेकिन असल में पेन ड्राइव के अंदर है क्या कि उन्होंने रमेश को मार डाला, बस आगे पता चलेगा। और अब कहानी मुड़ती है लकी पर। वो मंदिर के अंदर आकर भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि भगवान किसी भी तरह मुझे मार दो। मैं हर बार कोशिश करता हूँ लेकिन मर नहीं पाता। शायद मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ कि अपनी जिंदगी खत्म कर सकूं। बताओ ना, अब मेरा जिंदगी से मन उठ गया है। मेरी जिंदगी मेरे लिए एक शाप बन चुकी है, इसलिए मुझे मार दो। कैसे भी करके मेरा बंदोबस्त कर दो मरने का। इतना कहकर लकी बाहर आ जाता है कि क्या पता अब भगवान ने मेरी बातें सुन ली हो। लेकिन वहाँ पे बैठा एक भिखारी लकी से कहता है कि मौत की प्रार्थना करने से मौत नहीं आती, उसका एक टाइम होता है, बुलाकर वो आती नहीं, और जब आती है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। लकी बड़ा हैरान होता है कि मेरी प्रार्थना इस भिखारी को कैसे सुनाई दी। तो भिखारी कहता है कि जिसे तू शाप समझ रहा है वो एक वरदान हो सकता है, ना सिर्फ तेरे लिए बल्कि हजारों जरूरतमंदों के लिए। इसलिए अपनी जिंदगी को खत्म करने से अच्छा अपने शाप का सही इस्तेमाल कर। इसमें किसी न किसी का भला होना लिखा हुआ है। ये सुनकर लकी यकीन नहीं कर पाता कि भिखारी इतना कुछ कैसे जानता है। लकी का दिमाग तो ये कह रहा होता है कि भिखारी बड़ा तुक्का मार रहा है और हर तुक्का बढ़िया लग रहा है उसका, इसलिए वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। घर आकर वो फिर से जान देने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो वो ढेर सारी नींद की दवा खाने की सोचता है, लेकिन आज दवा खत्म हो गई है दोस्तों। पर जैसे वो दवा की बोतल वहाँ पे रख कर जाता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर तो दवा पूरी भरी पड़ी हुई है, लेकिन वो सिर्फ खाली नजर आ रही थी लकी को। इसीलिए अब लकी बिजली की तार काट कर उसको पकड़ लेता है। पर हैरानी की बात यह होती है कि उससे भी उसे कुछ नहीं होता। तभी उसको घर में किसी की आत्मा नजर आती है जिसको देखकर लकी की हवा बिल्कुल टाइट। वो तुरंत भागा हुआ घर से बाहर आ जाता है, लेकिन वहाँ भी आत्माएं उसका पीछा नहीं छोड़ती और उनसे बचते बचते वो आत्माओं के घर यानी कि कब्रिस्तान पहुंच जाता है, जहाँ देखते देखते सारी आत्माएं उसके सामने आने लग जाती है। लकी के तो डर के मारे रूह कांप रही थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। वो आत्माएं उससे कहती है कि अरे पागल, हमसे क्यों डर रहे हो, हम बुरी आत्माएं नहीं है, हम तो अच्छी वाली आत्माएं हैं। तुम्हें मरने ना देने के पीछे भी हमारा ही हाथ है, क्योंकि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो हमारी परमिशन के बिना भी हमें देख सकते हो और हमारी बातें भी सुन सकते हो। तुम बाकी लोगों से अलग हो, तुम्हारे अंदर जरूर कुछ खास बात है जिस वजह से तुम हमें देख सकते हो। इसलिए हमने तुम्हें मरने नहीं दिया, क्योंकि तुम हमारे काम आओगे, हमारी मदद करोगे। वैसे ये बताओ, आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो? हम तो मर चुके हैं, हमें तो जिंदगी बड़ी प्यारी लगती थी, लेकिन मौत ने हमसे जिंदगी छीन ली। पर तुम क्यों इस जिंदगी से पीछे छुड़ा रहे हो, क्या हो गया? तो लकी फिर उनको अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि ऐसा हुआ था। यहाँ पे पता चलता है दोस्तों कि एक अमीर बिजनेसमैन को शादी के कई सालों के बाद एक बेटा हुआ जो कि लकी था। पिता ने सोचा बेटे का नाम लकी रख देते हैं, लक घर में आता रहेगा। लेकिन जन्म लेने के कुछ मिनट्स के बाद ही खबर आ गई कि पिता की फैक्ट्री में आग लग गई और इंश्योरेंस भी 2 दिन पहले खत्म हो चुका था। लक का तो पता नहीं, लेकिन लकी के आने से उसके पिता बड़े से महल को छोड़कर किराए के घर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका सब कुछ खत्म हो चुका था। थोड़े बड़े होने पर लकी स्कूल गया तो उसी दिन स्कूल की दीवार ढह गई। घर आकर जब लकी ने टीवी ऑन किया तो टीवी में शॉर्ट सर्किट हो गया। तभी से उसके पिता ने उससे नफरत करना शुरू कर दिया था कि अच्छा होता ये पैदा ही नहीं होता, सब बर्बाद कर दिया इसने। थोड़ा और बड़ा होने के बाद सारी जमा पूंजी लगाकर पिता लकी के लिए एक कपड़े की दुकान खोलते हैं ताकि कुछ तो लकी जिम्मेदार बने। लेकिन उद्घाटन वाले दिन ही पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। क्या कहें दोस्तों, लकी से बड़ा लकी इंसान कोई होगा ही नहीं। पिता तो नफरत करते ही हैं, लेकिन माँ लकी से बड़ा प्यार करती है, उसके लिए जान न्यौछावर कर देती है वो। लेकिन लकी की माँ को ये अच्छा नहीं लगता कि उसके पिता उसे डांट रहे हैं। वो उसको पकड़ के लेके जाते कि बेटा चल, यहाँ तेरी कोई इज्जत नहीं करता। लेकिन बाहर आते ही लकी का लक इतना बुरा साबित होता है कि एक ट्रक आता है, लकी की माँ को उड़ा देता है, उनकी मौके पर मौत हो जाती है। लकी का दुनिया में एक ही इंसान था दोस्तों जो उसे प्यार करता था, वो भी अब जा चुका था। लकी तो बिल्कुल टूट जाता है। उसके पिता उससे कहते हैं कि अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मेहरबानी करके मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मर जा कहीं जाकर, सब कुछ छीन लिया है तूने मेरा। इसीलिए लकी अपनी जान देना चाह रहा है दोस्तों, लेकिन हर बार ये आत्माएं उसको बचा लेती, जिससे वो बड़ा परेशान है कि मैं मर क्यों नहीं पा रहा। तो अभी कहानी सुनने के बाद सारी आत्माएं भी उदास हो जाती हैं कि जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती तो थी नहीं, ये सब बस एक इत्तेफाक था। हमें भी देख लो, हम मर कर भी सुकून से नहीं रह पा रहे, क्योंकि हमारी मौत अपने आप हुई थी, हम खुद से नहीं मरे थे। जिसकी भी अधूरी इच्छा रह जाती है ना,
वही आत्माएं भटकती है हमारी तरह और बाकियों को मुक्ति मिल जाती है। तो लकी कहता है कि आप लोगों के साथ क्या हुआ, मुझे बताइए इसके बारे में। तो सभी अपनी अपनी कहानी बताना शुरू कर देते हैं, जहाँ सबसे पहले प्रभाकर नाम के बंदे की आत्मा कहती है कि मेरी बेटी का सपना था कि वो डॉक्टर बने, बहुत मेहनत करता था ताकि उसका ये सपना पूरा कर सकूं। लेकिन एक दिन जब मैं अपने बेटे रोहन के साथ स्कूटर से घर आ रहा था तो कुछ शराबियों ने तेज रफ्तार गाड़ी से मेरी स्कूटर को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर हम दोनों की मौत हो गई। मेरा घर उजड़ गया। मेरी बच्ची ने पैसे न होने पर डॉक्टर की पढ़ाई छोड़ दी और अब पेट्रोल पंप पे काम करके 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करती है। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। जब तक उसका सपना पूरा नहीं होता मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं अपने बेटे के साथ ऐसे ही भटकता रहूंगा। अब अमित नाम के बंदे की आत्मा कहती है, कोरोना के टाइम पर मुझे कोरोना हो गया, ऑक्सीजन की कमी थी, एक सिलेंडर के 25 लाख रुपए थे। मेरे माता पिता ने जल्दी जल्दी जैसे तैसे पैसों का बंदोबस्त किया। अपनी 4 एकड़ की जमीन एक जमींदार को सिर्फ 25 लाख में बेच दी, जबकि 1 एकड़ की जमीन ही 25 लाख थी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ था वहाँ एक नेता को लाया गया। उसको भी सिलेंडर चाहिए था और उस टाइम हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही था सिलेंडर, जो मेरे माता पिता ने 25 लाख का लिया था। डॉक्टर ने पता क्या किया, मेरा वाला निकाल कर उस नेता को लगा दिया, क्योंकि अगर वो मर जाता तो हॉस्पिटल को बंद होने का खतरा था। लेकिन उसको बचाने के चक्कर में मेरी जान चली गई और अब मेरे माता पिता शहर में मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी खाते हैं। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती। और अब माया नाम की लड़की की आत्मा कहती है कि मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए थे। मेरे चाचा चाची ने मुझे पाला। मैं एक मॉडल हुआ करती थी, अच्छे पैसे कमाती थी, लेकिन मेरे बेकार चाचा चाची सारे पैसे ले लेते थे, अपना अच्छा अच्छा खाना खाते थे और मुझे कुछ भी खाने को नहीं देते थे कि अगर मैं खाना खाकर मोटी हो गई तो मेरी फिगर खराब हो जाएगी और फिर पैसे नहीं आएंगे। डेली रात को नींद की दवा देकर भूखे पेट सुला देते थे मुझे। एक दिन गलती से मैंने रात को खाना खा लिया और जैसे उन्हें पता चला दोनों ने गुस्से में आकर ढेर सारी नींद की दवा मुझे खिला दी, जिससे मेरी जान चली गई। मुझे भी इंसाफ चाहिए, तभी जाकर मुझे मुक्ति मिलेगी। और अब बारी आती है शांता दादी की, जिनकी भी कुछ इस तरह से जान गई थी। लेकिन थोड़ा सा फनी सीन हो गया था कि जब कोरोना का टाइम चल रहा था, शांता की बहू बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई थी। सारे पैसे उसके इलाज में लग गए थे, लेकिन सुधार नहीं आ रहा था। बेचारा शांता का बेटा सब कुछ करता, इलाज भी करवा रहा था और घर के खर्चे भी संभाल रहा था, जिससे वो कर्ज में डूब गया। बेचारे की पत्नी यहाँ तक कह देती है कि मुझे मर जाने दो ताकि मेरे इलाज में लगने वाले पैसों से बच्चों की पढ़ाई हो जाए। बड़ी मुश्किल से जिंदगी कट रही थी और तब शांता दादी एक और मुसीबत बन जाती है अपने ही बेटे पर, क्योंकि उन्होंने जब सुना कि सैनिटाइजर से कोरोना नजदीक नहीं आता तो उन्होंने सैनिटाइजर की पूरी बोतल ही पी ली। उनको नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसीलिए पीते ही वो दुनिया से चली गई और तब से उनकी आत्मा भटक रही है। जब तक कि बेटे की जिंदगी नहीं संभल जाती उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इस तरह सभी अपनी अपनी कहानी बताने के बाद लकी से कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पास मरने की तो ढेर सारी वजह है, क्या कोई जीने की वजह है जिसके खातिर तुम जी सको? तो लकी कहता है कि है एक लड़की जिसका नाम नंदिनी है। मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक उसको बताया नहीं। वो तो मेरा नाम तक नहीं जानती। डर लगता है कि अगर उसके पास गया और मेरे बैड लक की वजह से उसको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा। ये सुनकर बाकी आत्माएं भी सोच में पड़ जाती है कि अब हम करें क्या। वो सभी आत्माएं मिलकर प्लान बनाती है, हमें तो मुक्ति मिलने से रही, कम से कम लकी का तो भला कर देते हैं, उसको उसके जीने की वजह दे देते हैं ताकि हमारे दिल को सुकून मिले। इसीलिए ये सारी आत्माएं एक साथ नंदिनी के घर पहुंच जाती है। यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि नंदिनी को देखने लड़के वाले आए हुए हैं। मतलब अब तो लकी का पत्ता कट गया यार। लेकिन जब आत्माएं साथ हों तो वो तो कुछ भी कर सकती हैं। वो यहाँ तुरंत ही लड़के के पिता की ठरकी भरी नजरें पकड़ लेती है, क्योंकि वो घर की सभी महिलाओं पे गंदी नजर डाल रहा था। तो मौके का फायदा उठाते हुए वो आत्माएं लड़के के पिता के अंदर घुस जाती हैं। इससे वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब जैसे वो आत्मा उससे करवा रही है वो वही करता है। ऐसा करके ये आत्माएं लड़के के पिता को सीधे नंदिनी की माँ के ऊपर गिरा देती हैं, जिसको देखकर नंदिनी के पिता बड़े गुस्से से लाल हो जाते हैं कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे वीर है मेरे घर में आकर मेरी पत्नी पे लाइन मारने की। और इस तरह बेचारा लड़के के पिता हैरान कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। पर नंदिनी के पिता उसे सोचने का जरा भी टाइम नहीं देते और सभी को धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं कि बाप ऐसा है तो बेटा पता नहीं कैसा होगा। ये देखकर तो नंदिनी भी बड़ी खुश होती है, क्योंकि वो भी अभी शादी नहीं करना चाह रही थी। उसे अरेंज मैरिज से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना समझे, बिना पहचाने, बिना दिल से जुड़े शादी करना उसे मंजूर नहीं है। उसे चाहिए था कोई ऐसा जो उसकी बातों के पीछे छुपे एहसास को समझ सके, जो उसकी खामोशी भी सुन सके। तो इस तरह आत्माओं ने काम नहीं बिगाड़ा, बल्कि नंदिनी की मदद कर दी है। उन्होंने एक ऐसी शादी होने से रोक दी जिसमें रस्में होती हैं, रिश्ते नहीं। अब रात को लकी अपने दोस्त राजू को उन आत्माओं से मिलवाने लेके जाता है। अब आत्माएं चाहे तो किसी के भी सामने विजिबल हो सकती हैं, लेकिन लकी में खास बात ये थी कि वो बिना आत्माओं की मर्जी के बगैर भी उनको देख और सुन सकता था। तो जैसे ही राजू आत्माओं को देखता है, पहले तो उसकी आधी जान निकल जाती कि बाप रे ये तो मुझे मार डालेंगे, लेकिन तब लकी समझाता है कि भाई ये सारी अच्छी आत्माएं हैं, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। तब राजू की जान में जान आती कि अच्छा ऐसी बात है, और वो भी लकी की तरह उन आत्माओं से अच्छी दोस्ती कर लेता है। इसके बाद बारी थी नंदिनी और लकी को आपस में मिलाने की। तो जैसे ही नंदिनी
नंदिनी पार्क में बैठी होती है, लकी आत्माओं के कहने पे तुरंत वहाँ पे जाता है और नंदिनी को वहाँ से हटा देता है। इसके बाद अमित पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़कर जमीन पर फेंक देता है। दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि अगर नंदिनी वहाँ होती तो नारियल टूटकर सीधे उसकी खोपड़ी खोल देता, लेकिन लकी ने उसको बचा लिया। इस चीज से नंदिनी बड़ी खुश हो जाती है, इंप्रेस हो जाती है और यहीं से इनकी दोस्ती की होती है शुरुआत, जो दोस्ती आत्माओं के साथ से कुछ ही दिनों में प्यार में बदल जाती है। जहाँ लकी हर पल खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, आज उसको जीने की वजह मिल चुकी है। लकी फिर नंदिनी को भी आत्माओं से मिलवाने जाता है। वो तो जैसे ही आत्माओं को देखती है सीधे बेहोश, लेकिन बाकी फिर उसको होश में लेके आते हैं और सब कुछ बताते हैं। ये सुनने के बाद नंदिनी को काफी बुरा लगता है कि कितना गलत हुआ इन सभी के साथ। अब लकी सारी आत्माओं से कहता है, आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके बदले मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं आप सभी को मुक्ति दिलाऊंगा। आप सभी की कॉमन प्रॉब्लम है पैसा। अगर किसी तरह से ढेर सारे पैसे हमें मिल जाएं तो आप सभी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। रोहन कहता है कि लकी भैया, आप कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? इतने पैसों के लिए आपको फिल्मों की तरह बैंक लूटना पड़ेगा। लकी कहता है, आइडिया तो बढ़िया है, एक काम करते हैं, बैंक ही लूट लेते हैं। तो सारी आत्मा ये सुनकर हैरान, पर लकी सीरियस था। तो ये देखने के बाद शांता और प्रभाकर कहते हैं, हम इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, क्योंकि बैंक में सिर्फ अमीरों की ही नहीं बल्कि उन गरीब मजदूरों की भी जमा पूंजी होती है जो अपनी खून पसीने की कमाई को वहाँ डालते हैं। ऐसे पैसे लूटने ठीक नहीं होगा। हमें ऐसे भटकना मंजूर है, लेकिन वो पैसे लूटना मंजूर नहीं। ये सुनकर लकी भी कहता है कि बात तो आपकी सही है। तभी शांता दादी अचानक रोने लग जाती है। बाकियों के पूछने पर वो बताती है कि आज मेरा बहुत दुखी दिन है। आज मेरा बेटा बहुत ही दुखी है। रिक्शा चलाकर वो कुछ पैसे का बंदोबस्त करता था। आज उधार वाले ने उसकी रिक्शा छीनने की धमकी दे दी है कि एक ही दिन में पैसे नहीं दिए तो रिक्शा तोड़ देगा या ले लेगा, और अगर ले लिया तो मेरा बेटा तो जीते जी मर जाएगा। ये सुनकर प्रभाकर कहता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मतलब मरने से पहले मैं इमरजेंसी के लिए घर में थोड़ी सी सेविंग किया करता था। अगर हम वो पैसा शांता के बेटे को दे दें तो उसका रिक्शा बच जाएगा। पर सवाल यही कि पैसे वो लेंगे कैसे? तो नंदिनी दिमाग लगाती है और सभी हेल्थ डिपार्टमेंट के कपड़े पहनकर प्रभाकर के घर पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है, हमें सरकार ने घर घर में सैनिटाइज करने का ऑर्डर दिया है, इसलिए हम आपका घर भी सैनिटाइज कर देंगे। तो ये सुनकर प्रभाकर की पत्नी उनको अंदर आने दे देती है। जहाँ अंदर आती प्रभाकर भूल जाता है कि पैसे कहाँ पे रखे हुए हैं। पैसे ढूंढने के चक्कर में लकी को अडल्ट फिल्मों का कलेक्शन मिल जाता है। लकी हैरान कि बुढ़ापे में भी ये सब करते थे। अब राजू समझदार था, वो तुरंत सारी फिल्मों को अपनी जेब में छुपा देता है। मैं तो सिंगल हूँ, मेरे काम आएंगी। इसके बाद जैसे तैसे उन्हें वो पैसे मिल जाते हैं जो करीब 40,000 रुपए होते हैं। लकी तुरंत वो पैसे शांता के बेटे को दे देता है। शांता का बेटा हैरान कि आप कौन है और ये पैसे क्यों दे रहे हैं? तो लकी झूठ कहता है कि मेरी माँ की जब तबीयत खराब थी तो आपकी माँ ने उनकी मदद की थी, उसी का छोटा सा एहसान चुका रहा हूँ बस। शांता के बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने जिस इंसान से कर्ज लिया था वो बहुत ही घटिया आदमी है। हर महीने ब्याज के पैसे डबल कर कर उसको कर्ज में डुबो रहा था। अब कम से कम इन पैसों से उसका रिक्शा तो बच जाएगा। अब ये बंदोबस्त करने के बाद बाकियों के बारे में भी तो सोचना था कि अब बाकियों की मदद कैसे होगी। उन्हें कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पे रमेश की आत्मा आती है। वही रमेश जिसको मूवी की शुरुआत में कार सवार लोगों ने मारकर उसकी पेन ड्राइव ली थी। वो कहता है कि मैं काफी टाइम से आप सभी को देख रहा था, मैं बस इंतजार कर रहा था कि जब सही मौका मिलेगा तो मैं आप सभी लोगों के सामने आऊंगा, और अब लगता है कि समय आ चुका है। तुम लोग यही टेंशन में हो ना कि इतने पैसे कहां से आएंगे, तो ये करने के लिए हम बैंक लूटेंगे। लेकिन वो बैंक कोई आम बैंक नहीं होगा। हमारे शहर में एक बैंक है जो सुबह चालू होता है, शाम को बंद भी होता है, बिल्कुल नॉर्मल बैंक की तरह। लेकिन अंदर ही अंदर उस बैंक में सभी नेता के काले पैसे और धोखेबाजी से कमाए गए सारे पैसे उसी बैंक में रखे गए हैं। वहाँ ऐसे पैसे बिना किसी डॉक्यूमेंट के रखे जाते हैं, मतलब उनका कोई कागजी काम नहीं होता, और जितना चाहे उतना निकाल भी लेते हैं ताकि काला धन आराम से यहाँ से वहाँ हो सके। मुझे ये सब इसीलिए पता है क्योंकि मैं उसी बैंक में काम करने के लिए ज्वाइन हुआ था। पता चला कि इस धंधे में बैंक मोटी रकम चार्ज करता है ऐसे नेता वगैरह से, और धड़ल्ले से ये धंधा चलता हुआ आ रहा है काफी टाइम से। तो मैंने इस पूरे इलीगल काम की जानकारी एक पेन ड्राइव में सेव की थी, लेकिन बैंक वालों को उसके बारे में पता चल गया और उन लोगों ने मेरा एक्सीडेंट करवाकर मेरी जान ले ली। अगर हम उस बैंक को लूटेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी और इससे आप सभी के अपराधियों को सजा मिल जाएगी, आपके घर वालों को पैसा मिल जाएगा, क्योंकि जिस नेता की वजह से अमित मरा था उसके भी करोड़ों हैं अकाउंट में। वैसे ही जिस ड्राइवर ने प्रभाकर और रोहन को टक्कर मारी थी उसके बाप का अकाउंट भी उसी बैंक में है जो इलीगल बिजनेस चलाता है, और जिस इंसान ने शांता के बेटे को कर्ज देकर बर्बाद किया उसका भी अकाउंट उसी बैंक में मौजूद है। इसीलिए हमारे पास उस बैंक को लूटने का ठोस रीजन है। तो क्या आप सभी तैयार हो? ये सुनकर सारे लोग हैरान और खुश होते हैं कि अब तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, इसलिए सभी बैंक लूटने को हो जाते हैं तैयार और प्लान बनाते हैं कि कैसे बैंक लूटा जाएगा। और अब प्लान के बनने के बाद वो उस प्लान के अनुसार अपना हुलिया बदल कर पहुंच जाते हैं सीधे बैंक में। पर अभी ये सब आए थे कि तभी सस्ता प्रोफेसर अपने चोरों की टीम को लेकर खुद भी बैंक लूटने पहुंच जाता है। मतलब
कोई चोरों का ग्रुप होगा जो मनी हाइस्ट के कपड़ों को पहनकर बैंक लूटने आ चुका है। उनके पास गन वगैरह भी होती हैं और वो करीब 6 से 7 लोग होते हैं। वो लोग तुरंत सभी को अपने हाथ खड़े करने को कहते हैं, लेकिन एक चालाक एम्प्लॉय तुरंत पैनिक बटन दबा देती है ताकि पुलिस अलर्ट हो जाए, जिसकी खबर किसी चोर को नहीं लगती। लेकिन ये चोर आए तो बैंक लूटने थे, लेकिन इनको देखकर लग रहा है बैंक तो छोड़ो, आज तक 10 रुपए भी नहीं लूटे होंगे। कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन लोगों को। एक को बॉस बोलता है कि जाकर सभी के हाथ ऊपर करके फोन ले ले, तो वो बंदा बड़े प्यार से सभी से कहता है कि मेहरबानी होगी अगर आप लोग प्लीज अपने फोन रख दे। तो ये तो लोगों की रिस्पेक्ट कर रहा है यार। फोन मिलने के बाद दूसरा चोर हिसाब लगा रहा होता है कि किसका फोन महंगा है, बेचने पर किसमें से ज्यादा पैसे मिलेंगे। और बॉस भी परेशान कि किन निकम्मों को मैं बैंक लूटने लेकर आ गया। तो यहाँ पे इनकी मस्ती चल रही होती है, चोरी तो इनसे हो नहीं पाती। तो लकी मस्त दिमाग लगाता है। वो आत्माओं से कहता है कि सभी चोरों के अंदर घुस जाओ और बैंक लूट लो, इससे फंसेंगे ये लोग और पैसे हो जाएंगे हमारे। तो सभी आत्माएं ऐसा ही करती हैं, वो सभी चोरों के अंदर घुस जाती है। लेकिन बड़े दिनों के बाद उनको इंसानी शरीर मिला था, इसीलिए प्रभाकर तो सबसे पहले बॉटल की बॉटल शराब पी जाता है। कई दिनों से माया ने मेकअप नहीं किया था, हालांकि वो मेल चोर के अंदर गई थी, लेकिन उसी का वो मेकअप बढ़िया बना देती है। सबसे कमाल तो रोहन करता है कि चोरों के बॉस की ही पीठ पर बैठ कर कहता है, मुझे घोड़ा घोड़ा खेलना है, मुझे खिलाओ वरना मैं सभी के बारे में बता दूंगा। बेचारा बॉस सदमे में जा चुका था कि इससे अच्छा तो हम गरीब रह जाते, लेकिन मैं इनको यहाँ कभी नहीं लेके आता। अब रोहन उसको घोड़ा बना बनाकर उसकी टांगे दर्द करवा देता है। तभी वहाँ पे पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं। बॉस उनसे कहता है कि सर मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, मुझे यहाँ से लेके चलो, मैं अपने निकम्मे साथियों के साथ कभी रहना नहीं चाहता, ये मुझे पागल बना देंगे। यहाँ पुलिस बाकी चोरों को ढूंढ रही थी कि तब तक सारी आत्माएं पूरा बैंक खाली कर देती हैं। लेकिन बैंक के बाहर जाने से पहले पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और तब दिमाग लगाते हुए वो आत्माएं सभी पुलिस वालों के अंदर घुसकर चोरों से कहती है कि भागो यहाँ से, जाने की परमिशन है तुम्हें, जाओ। चोर बड़े खुश कि वाह मजा आ गया, और वो जैसे ही भागते हैं आत्माएं पुलिस को छोड़कर फिर से चोरों में घुस जाती है और उनके जरिए सारा लूटा पैसा लकी के ठिकाने पर जमा हो जाता है। लेकिन बेचारा पुलिस वाला इस हरकत से फंस गया था, इसीलिए सीनियर ऑफिसर उसे सस्पेंड करने वाला होता है। लेकिन इससे पहले ही वो आत्माएं खुद चोरों को पुलिस के सामने खड़ा कर देती है और तुरंत चोरों के अंदर से फुर। बेचारे चोर कुछ हाथ भी नहीं लगा, पकड़े गए। और अब यहाँ पैसे मिलने के बाद उन पैसों को सभी आत्माओं के परिवार वालों को लकी भिजवा देता है, एक स्पेशल नोट के साथ। जैसे प्रभाकर के घर पर पहुंचाने वाले पैसों में प्रभाकर ने लकी से कहकर लिखवाया था कि मेरी बच्ची डॉक्टर बनकर अपना सपना पूरा करना, जिससे प्रभाकर की पत्नी और बेटी दोनों खुश। अमित के माता पिता को भी पैसा मिलता है, लेकिन वो बेचारे कहते हैं कि हम कैसी भी सिचुएशन हैंडल कर लेंगे। ऐसे भी माया भी नंदिनी के घर जाकर पहले तो अपने चाचा चाची को बंदी बनाती है और फिर उनके सामने आकर पैसों का बंडल रख देती है कि यही चाहिए थे ना आप लोगों को, लो यही तुम्हारा खाना और पानी है ना, कब तक इसको खाकर जिंदा रह लोगे। इस तरह उनको डांट फटकार कर आगे बढ़ते हैं। शांता के बेटे को भी पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो जिंदगी की एक नई शुरुआत कर पाएगा। सभी को पैसे देने के बाद भी सारे पैसे बचे होते हैं जो अब लकी के होते हैं, लेकिन लकी सारे पैसे गरीबों में बांट देता है कि इन पैसों से कई लोगों का भला हो जाएगा। मुझे तो भगवान ने सब कुछ दिया ही है, मैं नंदिनी को मेहनत करके भी खुश रख सकता हूँ। तब लकी को उस भिखारी की बात याद आती कि तेरी ये शक्ति शाप नहीं वरदान है जो जरूरतमंदों के लिए है। उस टाइम तो लकी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब उसको भिखारी की बात पर यकीन हो चुका है। अब सभी आत्माओं की इच्छा पूरी हो गई थी, तो सभी टाटा बाय बाय कर लेती है। एक इमोशनल एंडिंग होती है आखिरी में, जब सभी आत्माएं जा रही होती हैं। लकी कहता है सभी को तुम लोगों का शुक्रिया, तुम लोगों ने मुझे जीना सिखा दिया। और दादी जाते वक्त लकी से कहती है बेटा हमेशा खुश रहना, जिंदगी सबसे बड़ा वरदान है, इसे बर्बाद मत करना। नजारा काफी ज्यादा इमोशनल होता है। नंदिनी, लकी और राजू उन सभी को बाय कहते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म दोस्तों, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।